चलिए हम एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी के अंतर्गत अध्याय 23 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे संसद के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में। ठीक है। हाँ, हम इस वीडियो में इस पूरे अध्याय को कवर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, बेहतर तरीके से विस्तार से एक एक पॉइंट को अगर कवर करना ही है तो हम लोग इसमें एक प्लेलिस्ट के माध्यम से इसे कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो चलिए हम पहले क्या करेंगे, पैराग्राफ बाई पैराग्राफ यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है। जो इम्पोर्टेंट होगा उसे देखते जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं हम लोग संसद के बारे में। तो संसद क्या है? केंद्र सरकार का संसद क्या है? केंद्र सरकार का विधायी अंग है। विधायी अंग किसे कहेंगे? जो विधि बनाता है उसे विधायी अंग कहते हैं। सरकार के 3 अंग तो होते हैं। एक कौन होता है? व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका, केंद्र की व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं और राज्य की व्यवस्थापिका को विधानमंडल कहते हैं। ठीक है। दूसरा होता है कार्यपालिका और तीसरा होता है न्यायपालिका। ठीक है। 3 अंग होते हैं सरकार के। तो ये पार्लियामेंट जो संसद है, ये कौन सा अंग है? विधायी अंग है। ठीक है। जबकि कार्यपालिका को कार्यकारी अंग कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं। देखिए, संसदीय प्रणाली। कौन सी प्रणाली? संसदीय प्रणाली। इसी संसदीय प्रणाली को हम वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं। तो संसदीय प्रणाली को अपनाने के कारण, संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, इसके कारण क्या हुआ है कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद एक विशिष्ट व केंद्रीय स्थान रखती है। ठीक है। अब यहाँ पे एक मॉडल आया है। ठीक है। और ये मॉडल वेस्टमिंस्टर मॉडल है। वेस्टमिंस्टर मॉडल है जो कहाँ से? यूके से लिया गया है, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। इसमें प्रधानमंत्री को प्रमुख बताया जाता है। ठीक है। वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, जबकि कार्यकारी प्रमुख होता है, जो नाम मात्र का प्रमुख होता है, उसे राष्ट्रपति कहा जाता है। यही प्रणाली देश में भी लागू है। ठीक है। तो इसी को हम संसदीय प्रणाली, और इसी का नाम है वेस्टमिंस्टर मॉडल। ठीक, ये कहा जाता है। आई होप आपको यहाँ से यहाँ तक इस पैराग्राफ में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। ये पैराग्राफ आपको समझ में आया होगा। ठीक है। चलिए आगे पैराग्राफ देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है। थोड़ा मैं ऐसे ऐसे करता हूँ। ओके, ये पैराग्राफ कुछ यहाँ तक है। ठीक है। अब इसे पढ़ते हैं हम लोग। अब ठीक है। देखिए, संविधान के 5वें भाग के अंतर्गत, कौन से भाग? संविधान के 5वें भाग के अंतर्गत भाग कितने हैं संविधान में? टोटल 25 भाग हैं। कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। 12 अनुसूचियां हैं और 448 अनुच्छेद हैं वर्तमान में। वर्तमान समय में 25 भाग, 12 अनुसूचियां और 448 अनुच्छेद हैं। तो हम जब संविधान की किताब, ठीक है, संविधान की किताब खोलते हैं तो उसका कौन सा भाग? 5वां। ठीक है। 5वां भाग जब खोलेंगे तो हमें कहाँ से कहाँ तक? 79 से लेकर के 122 तक ये अनुच्छेद हैं। यहाँ तक हम क्या मिलेगा? हमें मिलेगा संसद के बारे में। और संसद के बारे में मिलेगा क्या? तो हम पढ़ेंगे संसद के गठन के बारे में, संरचना के बारे में, अवधि कितनी होती है, अधिकारियों के बारे में, प्रक्रिया के बारे में, विशेषाधिकार के बारे में व शक्ति आदि के बारे में जो वर्णन किया गया होता है अनुच्छेद इतने से इतने तक, हम इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है। अच्छा, तो इस वाले पैराग्राफ में हमें क्या समझ में आया कि जो संसद है, संसद को संविधान के 5वें भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 में वर्णन किया गया है। और वर्णन क्या किया गया है? इसमें वर्णन किया गया है गठन के बारे में, संरचना के बारे में, अवधि आदि के बारे में किया गया है। ठीक है, जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, चलिए ये पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं हम लोग। जस्ट मिनट। हाँ, अभी गठन के बारे में हम पढ़ेंगे। ये गठन कहाँ तक जाएंगे? हम यहाँ तक पढ़ने वाले हैं। ठीक है। देखिए, संविधान के अनुसार, अब गठन की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो संविधान के अनुसार भारत की संसद के 3 अंग हैं। भारत की संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। 3 अंगों में से कौन कौन से? राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा। ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी बात आती है कि 1954 के पहले जो लोकसभा है, इसको हम जनता का सदन कहते थे और राज्यसभा को राज्य परिषद के नाम से जाना जाता था। लेकिन
1954 में इनके नाम को बदल दिया गया। जो जनता का सदन था उसके स्थान पे लोकसभा शब्द को अपनाया गया और राज्य परिषद के स्थान पे राज्यसभा शब्द का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि संसद के 3 अंग हैं, 3 अंग में राष्ट्रपति भी शामिल है। ठीक है, लोकसभा है और राज्यसभा है। और 1954 में क्या, राज्य परिषद और जनता के सदन को के स्थान पे क्रमशः राज्यसभा व लोकसभा शब्द को अपनाया गया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे कि राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। तो क्वेश्चन आए अगर कि किस सदन को उच्च सदन कहेंगे हम लोग, तो राज्यसभा को उच्च सदन कहलाता है। ठीक है, कहा जाएगा। और दूसरा चैम्बर भी कहते हैं इसको, किसको कहते हैं, राज्यसभा को, या बड़ों की सभा के नाम से भी जाना जाता है। जबकि लोकसभा निचला सदन, पहला चैम्बर या चर्चित सभा कहलाता है। राज्यसभा में, अब यहाँ तक हमें ये क्लियर हुआ कि जो लोकसभा होता है निचला सदन कहलाता है, इसे पहला चैम्बर या चर्चित सभा के नाम से भी लोकसभा को जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें कि राज्यसभा में होता कौन कौन है, तो राज्यसभा में राज्यों के व केंद्र शासित प्रदेशों को ही हम संघ राज्य क्षेत्र कहते हैं के प्रतिनिधि होते हैं। जबकि लोकसभा में क्या होता है, संपूर्ण रूप से भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व लोकसभा करती है। ठीक है, इस पैराग्राफ के अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट था हमने पढ़ लिया। ठीक, अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट पे। जस्ट मिनट, थोड़ी देर रुकिए आप, यहाँ से इसे मैं सेट कर देता हूँ ताकि क्लियर दिखे। ओके, यहाँ से चलते हैं। ये पैराग्राफ हो गया, कुछ यहाँ तक ये पैराग्राफ कंप्लीट होता है, यहाँ तक पढ़ाएंगे फिर। ठीक है, चलिए अब इस पैराग्राफ में क्या लिखा गया है आगे पढ़ते हैं। हालांकि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। इन दोनों सदनों में से राष्ट्रपति किसी का सदस्य नहीं होता है और ना ही वह संसद में बैठता है। लेकिन राष्ट्रपति संसद का क्या है, अभिन्न अंग है। और क्यों अभिन्न अंग है संसद का, कारण बता रखा है। ऐसा इसलिए क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक तब तक विधि नहीं बनता है जब तक राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति नहीं दे देता है। कानून वह विधेयक नहीं बनेगा अगर राष्ट्रपति उसे स्वीकृति नहीं देगा, इसलिए राष्ट्रपति की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अच्छा, हमने यहाँ तक देख लिया। इसके बाद क्या है, राष्ट्रपति संसद के कुछ चुनिंदा कार्य भी करता है। उदाहरण देखें अगर हम, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों का सत्र आहूत करता है, अर्थात सत्र को बुलाता है। सत्र कितने होते हैं, बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है, शीतकालीन सत्र होता है। ठीक है, उसको क्या करता है, आहूत करने का मतलब है बुलाता है या सत्रावसान करता है, सत्र को समाप्त करता है। अगला पॉइंट क्या है इसमें कि लोकसभा को विघटित कर सकता है। कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। कब कर सकता है, जब संसद का सत्र न चल रहा हो तब कर सकता है। और कैसे कर सकता है, वह अध्यादेश जारी कर सकता है। और दूसरा बात क्या है, दूसरी पॉइंट क्या है इसमें, दूसरा पॉइंट इसमें है कि वह अध्यादेश जारी कर सकता है। कौन जारी कर सकता है अध्यादेश, राष्ट्रपति जारी कर सकता है। चलो ठीक है, यहाँ तक हमारा ये पैराग्राफ भी क्लियर हुआ। इस पैराग्राफ में जो भी था हमने देखा, क्या देखा हमने कि राष्ट्रपति संसद की किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता और ना वो संसद में बैठता है, लेकिन फिर भी यह संसद का अभिन्न अंग होता है। कारण भी हमने देख लिया। ठीक है, और हमने ये भी देखा कि संसद, जो राष्ट्रपति होता है, संसद के कुछ चुनिंदा कार्य भी करता है। उन चुनिंदा कार्यों में से दोनों सदनों का सत्राहूत करना, सत्रावसान करना, लोकसभा को विघटित करना, या सत्र अगर ना चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करना। ठीक है, हमने इस पैराग्राफ में ये सारी बातें हमने पढ़ी हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो देखिए 2 लाइन और इसमें शेष रह जाती हैं, इसे भी पढ़ते हैं। क्या कह रहा है इस लाइन में, इस मामले में, किस मामले में, संसद के मामले में भारतीय संविधान अमेरिका के स्थान पे, मतलब कि अमेरिका की संसद की तरह भारत की संसद नहीं है। किसकी तरह है, ब्रिटेन की पद्धति पर आधारित है। ब्रिटेन की पद्धति पर आधारित है, अर्थात ब्रिटेन में कैसी है, तो ब्रिटेन में देखिए कि ब्रिटेन की संसद ताज, ब्रिटेन की संसद में कौन है, एक ताज है। ताज में राजा रानी हो सकते हैं, जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति है। ठीक है, हाउस ऑफ, जस्ट मिनट, ये दिख नहीं रहा है यहाँ पे, इसमें चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक ओके।
चलिए देखिए, हाउस ऑफ लॉर्ड ऊपरी सदन कहलाता है ब्रिटेन की संसद में। ऊपरी सदन किसे कहते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड्स को। और जैसे कि हमारे देश में क्या है, राज्यसभा है ऊपरी सदन, उसी प्रकार हाउस ऑफ लॉर्ड्स ब्रिटेन में है। वह हाउस ऑफ कॉमन्स निचला सदन कहलाता है, जैसे हमारे देश में लोकसभा है। इसके विपरीत, इसके विपरीत अगर हम बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति क्या है? विधानमंडल। विधानमंडल यहाँ पे क्योंकि ये राज्य से संबंधित है, हम पार्लियामेंट रखेंगे, ये संसद। तो राष्ट्रपति संसद का महत्वपूर्ण अंग नहीं है, लेकिन हमने पीछे क्या देखा था कि राष्ट्रपति क्या है? संसद का अभिन्न अंग है, लेकिन वो हमारे संविधान में है। ठीक है, अमेरिका के संविधान में क्या है कि राष्ट्रपति संसद का महत्वपूर्ण अंग नहीं है। अमेरिका में संसद को, अमेरिका में किसको? संसद को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस के अंतर्गत कौन से सदन आते हैं? देखिए, तो सीनेट आता है, सीनेट को ऊपरी सदन कहते हैं, जैसे हमारे देश में ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? राज्यसभा। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव निचला सदन, जैसे हमारे देश में लोकसभा है। ठीक है, उसी प्रकार अमेरिका के किसमें? संसद में या पार्लियामेंट में सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ ये पैराग्राफ। आगे चलते हैं। देखिए ये पैराग्राफ कहाँ तक है? यहाँ तक। ओके, इसे कंप्लीट करते हैं अभी। ठीक, देखिए कहा क्या जा रहा है इसमें कि सरकार की संसदीय पद्धति में विधायी व कार्यकारी अंगों में परस्पर निर्भरता पर जोर दिया जाता है। तो कौन सी पद्धति में? संसदीय पद्धति में। दो पद्धतियां होती हैं, एक संसदीय पद्धति होती है, ठीक है, और एक होती है राष्ट्रपति पद्धति। तो हम बात कर रहे हैं संसदीय पद्धति के बारे में। ठीक है, तो देखिए संसदीय पद्धति में क्या होता है कि जो विधायी है, विधायी का मतलब विधायिका, कार्यकारी मतलब कि कार्यपालिका। ठीक है, इन दोनों अंगों में हमने देखा था सरकारी कितने अंग हैं? 3। तो इनमें से विधायिका और कार्यपालिका में परस्पर निर्भरता पर जोर दिया जाता है। ये परस्पर निर्भर कैसे होते हैं कि अगर व्यवस्थापिका कोई कानून बनाती है तो उसके लागू करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? कार्यपालिका की होती है। सेम इसी प्रकार अगर कार्यपालिका कोई मनमानी करती है तो व्यवस्थापिका कानून बना करके उन्हें रोकती है, नियंत्रित करती है। तो दोनों पे परस्पर क्या है? निर्भरता है। ठीक है, निर्भरता पे जोर दिया जाता है। कहाँ पे जोर दिया जाता है? संसदीय पद्धति वाली संसद में। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं। अतः हमारे यहाँ संसद में राष्ट्रपति ब्रिटेन की संसद में ताज की तरह है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति पद्धति वाली, जो राष्ट्रपति की पद्धति होती है, उसमें देखिए क्या होता है कि सरकार में विधायी और कार्यकारी अंगों को अलग करने पर जोर दिया जाता है, अर्थात व्यवस्थापिका और कार्यपालिका इन दोनों को अलग रखा जाता है। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति कांग्रेस का घटक नहीं माना जाता। अमेरिकी राष्ट्रपति जो है, जो अमेरिका में कांग्रेस के नाम से संसद जानी जाती है, उसका घटक कौन नहीं है? राष्ट्रपति नहीं है। जबकि हमारे देश की संसद का महत्वपूर्ण अंग कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक, तो हमारा जो संविधान के अंतर्गत हमारी जो संसद है, तो संसदीय पद्धति पर आधारित है, जबकि राष्ट्रपति पद्धति पर आधारित अमेरिकी संविधान के अंतर्गत हम संसद को देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। अगला पॉइंट क्या है? दोनों सदनों की संरचना।